प्रिय विद्यार्थियों, मैं CS डोटासा प्रिंसिपल गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज हम बीकॉम पार्ट 3 कक्षा के ABST पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स विषय के इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अर्थात व्यवसाय एवं पेशे से शीर्षक के अंतर्गत स्वीकृत एवं अस्वीकृत अलाउड एंड डिसअलाउड एक्सपेंसेस पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, करदाता द्वारा जो लाभ हानि खाता या आय व्यय खाता प्रस्तुत किया जाता है, उसके आधार पर व्यवसाय एवं पेशे की करी हुई आय ज्ञात कैसे की जाती है। तो इसमें लाभ अथवा सरप्लस को आधार बनाकर उसमें कुछ समायोजन किए जाते हैं अर्थात कुछ ऐड और लेस किए जाते हैं। तो स्वीकृत वे होते हैं जिन्हें लाभ हानि खाते में डेबिट करने का अधिकार होता है करदाता के पास, और अस्वीकृत वे होते हैं जिन्हें लाभ हानि खाते में डेबिट नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका व्यापार अथवा पेशे से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। फिर भी यदि कुछ ऐसे अस्वीकृत वे हैं जो लाभ हानि खाते में डेबिट नहीं किए गए हैं तो उनको लेस किया जाता है, और ऐसे अस्वीकृत वे जिन्हें लाभ हानि खाते में डेबिट किया गया हो उन्हें पुनः उसमें लाभ में जोड़कर कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। तो हम स्वीकृत व्ययों की और अस्वीकृत व्ययों की चर्चा करने जा रहे हैं। वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर स्वीकृत व्यय धारा 37(1) के अनुसार व्यापार के दौरान ऐसे व्यय भी हो सकते हैं जो धारा 30 से 36 तक दिए गए खर्चों के अंतर्गत नहीं आते। यदि ऐसे खर्चे पूंजीगत प्रकृति के नहीं हों और करदाता के व्यक्तिगत व्यय नहीं हों एवं पूर्णतः केवल व्यापार एवं पेशे के लिए ही गत वर्ष में किए गए हों तो ऐसे वे इस धारा के अंतर्गत स्वीकृत किए जाते हैं। धारा 37(1) के अंतर्गत स्वीकृत व्ययों के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है माल के निर्माण एवं क्रय के से संबंधित व्यय। इसमें स्वीकृत इस प्रकार से माने जाते हैं: कच्चे माल अथवा माल की लागत, कच्चे माल अथवा माल के क्रय पर दी गई चूंगी, कच्चे माल अथवा माल के लाने पर दिया गया गाड़ी भाड़ा, किसी अन्य व्यक्ति की खान से माल निकालने के लिए दी गई रॉयल्टी, माल के निर्माण करने के संबंध में मजदूरी, कच्चे माल अथवा माल के क्रय के संबंध में दी गई दलाली, स्टेशन से माल की समय सुपुर्दगी नहीं लेने पर दे डेमरेज, माल के पूर्तिकर्ता को दिए गए अग्रिम की वसूली नहीं होना, माल की पूर्ति न लेने पर जब्त कर ली गई अग्रिम राशि, माल के निर्माण या प्रक्रियांकन प्रोसेसिंग पर होने वाले व्यय, इन्हें स्वीकृत माना जाता है। इनमें से अस्वीकृत निम्न खर्चों को माना जाता है: नंबर 1 निजी प्रयोग में लिए गए माल की लागत, नंबर 2 दान में दिए गए माल की लागत, नंबर 3 पूंजी संपत्ति के निर्माण में प्रयोग किए गए माल की लागत, जैसे लकड़ी के व्यापारी द्वारा दुकान के लिए फर्नीचर बनाने में लकड़ी का प्रयोग, इनको अस्वीकृत माना जाता है। माल के विक्रय वितरण से संबंधित व्यय, इनमें से निम्न खर्चों को स्वीकृत माना जाता है: आदेश प्राप्त करने के लिए दिया गया कमीशन अथवा दलाली, विक्रय प्रतिनिधि का वेतन, दैनिक भत्ता, यात्रा व्यय इत्यादि, ट्रेडमार्क, पेटेंट या कॉपीराइट के प्रयोग करने पर विक्रय के आधार पर दी जाने वाली रॉयल्टी, माल की पैकिंग पर वे ठेला भाड़ा एवं रेल भाड़ा, नगद बट्टा शीघ्र भुगतान पर प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट, बेचे गए माल में खराबी होने या घटिया किस्म होने पर दी गई क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट है प्रतिनिधि की एजेंसी समाप्त करने के लिए दी गई क्षतिपूर्ति की राशि। व्यापार संचालन हेतु कार्यालय के दिन प्रतिदिन के व्यय, इनमें से स्वीकृत इस प्रकार से माने जाते हैं: नंबर 1 बिजली, पानी, सफाई आदि के व्यय। नेक्स्ट प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टाइपिंग, कंप्यूटर, फोटोस्टेट इत्यादि के व्यय। नेक्स्ट डाकतार आदि के व्यय। नेक्स्ट टेलीफोन और टेलेक्स पर किए गए व्यय। नेक्स्ट समाचार पत्र, मैगजीन, अन्य पत्र पत्रिकाओं पर व्यय। व्यापारिक कार्य से आने जाने का वाहन व्यय, बाजार के सामान्य चौकीदार को भुगतान इत्यादि को स्वीकृत माना जाता है। इसमें से अस्वीकृत इनको माना गया है कंप्यूटर की लागत, बिजली पूर्ति के लिए डायनेमो की लागत। धारा 32 के तहत स्वीकृत ह्रास, इन पर धारा 32 के तहत ह्रास की कटौती स्वीकृत की जाती है।
नेक्स्ट है कर्मचारियों से संबंधित व्यय। इनमें से स्वीकृत इनको माना गया है कर्मचारियों के वेतन, बोनस, कमीशन एवं भत्ते, कर्मचारियों की सुविधाओं पर किए गए व्यय जैसे चिकित्सा सुविधा पर आयगत व्यय अथवा चिकित्सा व्यय में दी गई राशि। नेक्स्ट है कर्मचारियों के प्रशिक्षण अथवा रिफ्रेश कोर्स पर व्यय की गई राशि। नेक्स्ट है श्रम कल्याण पर किए गए आयगत व्यय। नेक्स्ट कर्मचारियों के प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में भुगतान अथवा अनुमोदित सुपर एन्युएशन फंड में भुगतान की राशि। नेक्स्ट है अधिकृत छुट्टियों की अवधि का वेतन। नेक्स्ट है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत दी गई हर्जाने की रकम। नेक्स्ट है किसी कर्मचारी को नौकरी से हटाए जाने पर दी गई क्षतिपूर्ति की रकम यदि उसे हटाया जाना व्यापार के हित में हो तो। नेक्स्ट है यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु से व्यापार के लाभ घटने की आशंका हो तो उसका जीवन बीमा प्रीमियम। नेक्स्ट है पेंशन, ग्रेच्युटी, इमरजेंसी छुट्टियों का नकद भुगतान। नेक्स्ट है यदि करदाता ने कर्मचारियों के प्रयोग के लिए अवकाश गृह यानी हॉलिडे होम्स बनवाए हों तो उनसे संबंधित भी, परंतु निम्न खर्चों को अस्वीकृत भी माना जाता है। नेक्स्ट है अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में अंशदान। नेक्स्ट श्रम कल्याण कोष में अंशदान अथवा श्रम कल्याण ट्रस्ट को दिया गया अंशदान। नेक्स्ट है व्यक्तिगत कारणों से दी गई भेंट या उपहार की राशि अथवा उदारतावश दी गई अन्य कोई राशि। नेक्स्ट है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अवकाश ग्रहण करने पर दी क्षतिपूर्ति राशि। इसका यह राशि प्रथम 5 वर्षों में समान किस्तों में स्वीकृत मानी जाती है। नेक्स्ट है कानूनी व्यय यानी लीगल एक्सपेंसेस। इनमें से निम्न को स्वीकृत माना जाता है देनदार से ऋण वसूल करने के लिए किए गए व्यय। नेक्स्ट है किसी प्रसंविधेय यानी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की दशा में दायित्व या जुर्माने से बचने के लिए किए गए व्यय। नेक्स्ट है किसी ऐसे कर्मचारी को हटाने पर होने वाला कानूनी व्यय जिसका रहना व्यापार के लिए हानिकारक हो। नेक्स्ट है विक्रय कर, उत्पाद कर एवं सीमा शुल्क निर्धारित करने अथवा संबंधित अपीलों के व्यय। नेक्स्ट है संचालक द्वारा उसके पद के चुनाव की वैधता को चुनौती दी जाने के मुकदमे को लड़ने से संबंधित व्यय। नेक्स्ट है एक अंशधारी द्वारा कंपनी के समापन के लिए प्रार्थना पत्र दिए जाने पर अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए कंपनी द्वारा किया गया कानूनी व्यय। नेक्स्ट है व्यापार से संबंधित दीवानी मुकदमों को लड़ने के व्यय। नेक्स्ट है किसी व्यापारिक संपत्ति पर अपने स्वामित्व के अधिकार को बचाने के लिए किए गए व्यय। नेक्स्ट है करदाता के ट्रेडमार्क का अन्य व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग करने पर उस पर वाद प्रस्तुत करने के मुकदमे से संबंधित व्यय। इनको अलाउड एक्सपेंसेस की श्रेणी में रखा गया है। निम्न कानूनी व्ययों को अस्वीकृत माना जाता है। नंबर 1 अपराध संबंधी कार्यवाही की कानूनी व्यय। नेक्स्ट है जानबूझकर किसी कानून का उल्लंघन करने पर लगाए गए दंड से बचने के लिए अपील की कानूनी व्यय। और नेक्स्ट है स्थायी संपत्ति या पूंजी प्राप्त करने के लिए किए गए कानूनी व्यय। इनको अस्वीकृत व्यय माना जाता है। नेक्स्ट खर्चा है विज्ञापन पर व्यय अर्थात एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजमेंट। इनसे इनको स्वीकृत माना जाता है। माल अथवा सेवाओं की मांग में वृद्धि करने के लिए व्यापार पत्र, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न आदि माध्यमों से विज्ञापन व्यय। नेक्स्ट है कर्मचारियों की भर्ती के लिए समाचार पत्र आदि में विज्ञापन पर व्यय। विज्ञापन के लिए पोस्टर आदि तैयार करवाने, छपवाने एवं उनका वितरण करवाने अथवा चिपकाने के व्यय। नेक्स्ट है दीवारों पर लिखवाने अथवा सार्वजनिक स्थानों पर होल्डिंग आदि का किराया इनसे संबंधित व्यय। नेक्स्ट विज्ञापन हेतु मुफ्त नमूने यानी फ्री सैंपल्स वितरित करने पर होने वाले व्यय। नेक्स्ट विज्ञापन हेतु भेंट स्वरूप दी गई वस्तुओं के संपूर्ण व्यय। और नेक्स्ट विज्ञापन हेतु कैलेंडर अथवा डायरी वितरित करने से संबंधित व्यय। प्रिय विद्यार्थियों, किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित ब्रोचर, सोविनियर, पंपलेट, पत्रिका आदि में विज्ञापन देने पर जो खर्चा किया जाता है करदाता द्वारा उसको अस्वीकृत व्यय की श्रेणी में रखा गया। नेक्स्ट है टैक्सेशन। प्रिय विद्यार्थियों, टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष करों को स्वीकृत माना गया है। अप्रत्यक्ष करों की श्रेणी में निम्न को शामिल किया गया है बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं चूंगी। और प्रत्यक्ष करों को अस्वीकृत माना जाता है जिसमें निम्न को शामिल किया गया है आयकर, धनकर एवं इत्यादि। आयकर संबंधी कार्यवाही पर व्यय, इसमें से निम्न को स्वीकृत माना गया है आयकर का नक्शा तैयार करने के व्यय, आयकर अधिकारी के समक्ष कर निर्धारण संबंधी कार्यवाही के व्यय, आयकर संबंधी अपील के व्यय। इनको अलाउड एक्सपेंसेस की श्रेणी में रखा गया है। निम्न को स्वीकृत माना गया है निजी कार्यों तथा गैर व्यापारिक कार्यों हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज।
राजनीतिक दलों के चंदे, सभी प्रकार दान, धर्मादा, भेंट, उपहार इत्यादि पूंजी प्राप्त करने के वे मगर इनको अलाउड भी माना जाता है। ऋण लेने अथवा ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध किए गए वे जैसे स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, दलाली आदि। किराया क्रय अनुबंध के अंतर्गत क्रय की संपत्तियों की किस्त में संबंधित ब्याज एवं अन्य वे व्यवसाय एवं पैसे के लिए आवश्यक रूप से देय चंदे अथवा सदस्य शुल्क जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सदस्यता शुल्क अथवा चंदा, दिवाली, मुहूर्त आदि पर वे, परंतु इन पर व्यक्ति उपहार में दी राशि को स्वीकृत नहीं माना जाता है। अतिथि गृहों पर किए गए व्ययों की संपूर्ण राशि को भी अलाउड खर्चों की श्रेणी में रखा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ विशिष्ट व्ययों की धारा 37(1) के तहत कटौती स्वीकृत की जाती है, अर्थात इनको अलाउड खर्चा माना जाता है। इसमें निम्न खर्चों में शामिल किया गया है: मनोरंजन व्यय, विज्ञापन पर किए गए व्यय, अवकाश गृह के रूप में रखे गए अतिथि गृहों के व्यय, यात्रा पर किए गए व्यय। उपरोक्त व्ययों के संबंध में करण धारा 57-58 तक धारा 37(2), 37(3), 37(4) और 37(5) की व्यवस्थाओं या नियमों के अनुसार कुछ प्रतिबंधों के सहित कटौती दी जाती थी, परंतु करण धारा 98-99 से उक्त धाराओं को निरस्त कर दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, जिन खर्चों को पूर्णतः अस्वीकृत माना गया है, इसमें प्रमुख खर्चे इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है आयकर, संपत्ति कर अथवा संपदा कर। नंबर 2 है करदाता के निजी व्यय, घरेलू व्यय और ड्रॉविंग्स यानी आहरण। नेक्स्ट है रिजर्व प्रोविजंस यानी संचय एवं आयोजन। नेक्स्ट है दान, भेंट, उपहार अथवा धर्मादा, इनको भी अस्वीकृत माना जाता है। नेक्स्ट है पूंजीगत व्यय को अस्वीकृत माना जाता है। नेक्स्ट है दंड एवं जुर्माना या पेनल्टी एंड फाइन्स को भी अस्वीकृत व्यय माना जाता है। नेक्स्ट है पूंजी प्राप्त करने के लिए दिया गया कमीशन, राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे की राशि को भी अस्वीकृत माना जाता है। आयकर विभाग को दंड के रूप में दे ब्याज की राशि को भी अस्वीकृत व्यय माना जाता है। करदाता के स्वयं की पूंजी ब्याज को भी डिसअलाउड खर्चों की श्रेणी में रखा गया है। अप्रबंधित प्रोविडेंट फंड में जो करदाता द्वारा यानी मालिक द्वारा अंशदान दिया जाता है उसको भी अस्वीकृत व्यय माना गया है। और मालिक यानी करदाता स्वयं का जो वेतन है उसको भी डिसअलाउड खर्चों की श्रेणी में रखा गया है। कि राजनीतिक दल की स्मारिका या मैगजीन में दिए गए विज्ञापन संबंधी व्ययों को भी अस्वीकृत ही माना जाता है। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में किए गए व्यय को भी डिसअलाउड खर्चों की श्रेणी में रखा गया है। तो विद्यार्थियों, अब दूसरी श्रेणी में वो खर्चे आते हैं, अस्वीकृत व्यय आते हैं, जो कई वर्ष तक किस्तों में अलाउड माने जाते हैं। इसमें से जो मुख्य खर्चे हैं उनकी चर्चा हम इस प्रकार से करने जा रहे हैं। निर्माण एवं सेवा ठेकों की से आय की गणना इस प्रकार से की जाती है। वित्त अधिनियम 2018 के अनुसार यदि यह नई धारा जोड़ी गई है जो कि 17-18 से लागू होगी, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार निर्माण ठेके या सेवा प्रदान करने के ठेके संबंधी लाभ हानि की गणना पूर्णता की प्रतिशत विधि से की जाएगी, जो आय गणना एवं प्रकटीकरण प्रमापों के अनुसार होगी। अपवाद है इसका, निम्नलिखित सेवाओं के संबंधी लाभ हानि की गणना अन्य विधि के अनुसार ही की जाएगी। 90 दिन या इससे कम अवधि के सेवानुबंध पर लाभ हानि की गणना परियोजना पूर्णतः विधि के आधार पर की जाएगी। किसी सेवा परियोजना के एक निर्धारित समयावधि में बहुत से अनिर्धारणीय कार्य करने हो तो उस परियोजना की लाभ हानि गणना सीधी रेखा पद्धति पर की जाएगी। टिप्पणी: लाभ हानि की गणना के लिए प्राप्तियों में रोकी गई राशि को भी सम्मिलित किया जाएगा तथा ब्याज, लाभांश एवं पूंजी लाभों जैसी आकस्मिक आयों को ठेके की लागतों में से नहीं घटाया जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं इस प्रकार से हैं। व्यापार में पैसे की आगे गणना में ये व्यवस्थाएं इस प्रकार से हैं। धारा 41 के अंतर्गत कर योग्य लाभ, इस धारा के अंतर्गत गत वर्ष में प्राप्त होने वाली उन राशियों पर कर लगाया जाता है जिनके संबंध में पिछले किसी कर वर्ष में छूट मिल गई थी। ऐसी राशियाँ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, पिछले किसी गत वर्ष के खर्चे, हानि एवं दायित्व के रूप में स्वीकृत की गई राशि जो गत वर्ष में प्राप्त हो जाए। यदि किसी व्यापार का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य फर्म अथवा एकीकरण दशा में एकीकरण कंपनी अथवा अविलय की दशा में परिणामी भारतीय कंपनी को हो जाता है तो इस उपधारा में वर्णित राशि उस अन्य व्यक्ति अथवा अन्य फर्म अथवा एकीकरण करने वाली कंपनी या परिणामी कंपनी के लिए करयोग्य होगी जिसे वह राशि प्राप्त होती है। निम्न राशियाँ भी इस धारा के अंतर्गत करयोग्य मानी जाती हैं। स्वयं का टेलीफोन रखने की योजना में जमा की गई राशि यदि टेलीफोन न लगने पर वापस प्राप्त होती है। टेलेक्स कनेक्शन लेने के लिए धरोहर राशि की राशि, तत्काल टेलीफोन जमा योजना के तहत जमा कराई राशि टेलीफोन समर्पण पर अन्य कारण से वापस मिलने पर यह करयोग्य मानी जाएगी। पिछले किसी गत वर्ष में डूबत ऋण के संबंध में स्वीकृत राशि जो गत वर्ष में प्राप्त हो, पिछले किसी गत वर्ष में वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित किसी स्थायी संपत्ति के संबंध में छूट मिली हो और गत वर्ष संपत्ति को बेचने में लाभ होता है तो भूतकाल में स्वीकृत छूट की राशि तक व्यापार तो पैसे की आय होगी। इससे अधिक लाभ होने पर पूंजी लाभ की श्रेणी में रखा जाता है। अंशतः कृषि आय एवं अंशतः व्यापारिक आय। प्रिय विद्यार्थियों, स्वयं के कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में काम में लेने वाले निर्माताओं की दशा में ऐसी मिलों या कारखानों की आय जो स्वयं के खेतों में उत्पादित कच्चे माल का भी उपयोग करते हैं अंशतः कृषि आय मानी जाती है। ऐसी कारखानों के व्यापार में पैसे के शीर्षक के करीब आय ज्ञात करने के लिए करदाता द्वारा उत्पादित कच्चे माल का बाजार मूल्य घटा दिया जाता है, परंतु कच्चे माल उगाने पर करदाता द्वारा किया गया व्यय कोई व्यय नहीं घटाया जाता है। रबर के उत्पादन से भारत में रबर के पौधे से सेंट्रीफ्यूज्ड टेलेक्स अथवा सेनेक्स बनाकर बेचने से होने वाली आय का 65% भाग कृषि आय और 35% भाग व्यापारिक आय माना जाता है। कॉफ़ी के उत्पादन से भारत में कॉफ़ी का निर्माण करके बेचने होने वाली आय का 75% भाग कृषि आय और 25% भाग व्यापारिक आय माना जाता है। परंतु यदि कॉफ़ी का उत्पादन, निर्माण, भुनना, जमीन रखने जैसी क्रियाओं से की जाए तो 7% कृषि और 4% व्यापारिक आय माना जाता है। चाय के व्यवसाय की आय, भारत में चाय उगाकर बेचने से होने वाली आय का 60% कृषि आय और 4% को व्यापारिक करयोग्य आय माना जाता है। ठेकेदार एवं उप ठेकेदार को भुगतान, यदि किसी ठेकेदार या उप ठेकेदार को 30,000 रुपये से अधिक के रकम के कार्य या ठेके के संबंध में भुगतान किया जाता है तो भुगतान किए जाने वाले व्यक्ति हिंदू परिवार के अलावा का दायित्व है कि वे देय राशि में से निर्धारित दर से कर की कटौती उद्यम स्थान पर करके शेष राशि का ही भुगतान करें। ठेकेदार को देय राशि ज्ञात करते समय शुद्ध प्राप्त राशि में उद्यम स्थान पर की कटौती राशि को जोड़ दिया जाता है। ठेकेदार के लाभ की गणना ठेकेदार को देय राशि अथवा सकल राशि के आधार पर की जाती है। अतः ठेकेदार को प्राप्त शुद्ध राशि दी हुई हो तो उसको सकल बनाया जाता है। प्राप्त राशि को निम्न सूत्र द्वारा सकल बनाया जाता है। सकल राशि बराबर शुद्ध राशि गुणा 100 और बटा 100 माइनस कटौती की दर। प्रिय विद्यार्थियों, करदान वर्ष गत वर्ष 2019-20 में उद्यम स्थान पर कर की कटौती दर इस प्रकार से है। ठेकेदार तथा उप ठेकेदार को किए जाने वाले भुगतान के संबंध में उद्यम स्थान पर कर की कटौती इस प्रकार से है। यदि प्राप्तकर्ता व्यष्टि तथा हिंदू परिवार है तो 1% कटौती की जाती है और प्राप्तकर्ता अन्य कोई व्यक्ति हो तो 2% दर से कटौती की जाती है। यदि प्राप्तकर्ता परिवहन संचालक या ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है तथा वह भुगतानकर्ता को अपना स्थायी खाता संख्या यानी पैन दे देता है तो उद्यम स्थान पर कटौती 0 होगी अर्थात उद्यम स्थान कटौती नहीं की जाएगी। यदि किसी वित्तीय वर्ष ठेकेदार ठेकेदार को भुगतान की अथवा उसके खाते में जमा की समस्त राशि 1 लाख रुपये से अधिक हो तो भुगतान करने वाला उद्यम स्थान पर कर की कटौती करेगा, चाहे किए जाने भुगतान की राशि 30,000 से अधिक नहीं हो। उद्यम स्थान पर कर कटौती संपूर्ण प्रतिफल GST सहित की जाएगी। उद्यम स्थान पर कर कटौती उपरोक्त सभी दशाओं में मूलतः 1%, 2% जैसी स्थितियों पर की जाएगी। इसमें शिक्षा उपकर या सरचार्ज को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अधिकार शुल्क, पुस्तक लेखन संबंधी अधिकार शुल्क की आय को सामान्यतः अन्य साधनों की आय में माना जाता है तथा यह आय उसी शीर्ष में करयोग्य होती है। परंतु यदि कोई व्यक्ति इस कार्य को पेशे रूप में करता है तो उस व्यक्ति को प्राप्त अधिकार शुल्क की आय पर व्यापार अथवा पेशे शीर्षक में कर लगाया जाएगा। पुस्तक लिखने के संबंध में किए गए व्ययों की कटौती सामान्य सिद्धांतों के आधार पर स्वीकृत की जाएगी।
यदि किसी भारतीय लेखक की रॉयल्टी 25,000 से कम है तथा उसने खर्चों का विस्तृत लेखा नहीं रखा है तो पुस्तक प्रकाशित होने वाले वर्ष में रॉयल्टी का 25% अथवा 5,000 रुपया दोनों में से जो भी कम हो की छूट भी स्वीकृत की जाती है। बीमा कमीशन की आय। प्रिय विद्यार्थियों, यह है यदि ऐसी आय पेशेवर व्यक्ति को प्राप्त होती है तो इस आय पर इस शीर्षक में कर लगाया जाएगा, अन्यथा अन्य साधनों से शीर्षक में कर लगाया जाता है। यदि बीमा कमीशन की राशि 15,000 रुपये से अधिक हो तो भुगतान करने वाले के लिए अनिवार्य है कि वह ऐसी राशि का भुगतान करने से पूर्व उसमें उद्यम स्थान पर कर के कटौती के रूप में करेगा तथा शेष राशि का भुगतान बीमा एजेंट को करे। गत वर्ष 19-20 के दौरान उद्यम स्थान पर कई कटौती बीमा कमीशन के संबंध में 5% की दर से की जाती है। अतः ग्रंथ वर्ष 2020-21 के लिए प्राप्त राशि को 100/100 - 5 यानी TDS अर्थात 100/95 गुणा करके उसको सकल बनाया जाएगा और सकल राशि को करियर की आय में शामिल किया जाएगा। पेशा संबंधी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए भुगतान। यदि कोई व्यक्ति विशिष्ट वेस्ट एवं हिंदू परिवार सहित किसी निवासी को पेशा संबंधी जैसे अंकेक्षण अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए एक वित्तीय वर्ष में 30,000 से अधिक राशि का भुगतान करता है तो उसका ये दायित्व बनता है कि वह 10% की दर से उद्गम स्थान पर कर की कटौती करे। अतः प्राप्त राशि को 100/100 - TDS की दर से गुणा करके सकल बनाया जाता है। उद्गम स्थान पर कई कटौती नहीं करने पर भुगतान करने वाले करदाता के लिए भुगतान की राशि का 30% अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यदि ऐसी रकम का प्राप्तकर्ता केवल कॉल सेंटर चलाने के व्यवसाय में लगा हुआ हो तो 1 जून 2017 से कटौती 10% की बजाय 20% की दर से की जाएगी। जीवन बीमा एजेंट द्वारा अर्जित कमीशन में से कटौती राशि। प्रिय विद्यार्थियों, यदि कोई जीवन बीमा एजेंट उसके द्वारा अर्जित बीमा कमीशन संबंध में किए गए व्यय का लेखा नहीं रखता तथा उसका कुल कमीशन 60,000 से अधिक होता है तो उसके प्रशासकीय आदेशों के अनुसार ऐसे कमीशन में से निम्न प्रकार से एडॉक कटौती स्वीकृत की जाती है। प्रथम वर्ष यदि प्रथम वर्ष का कमीशन एवं नवीनीकरण का कमीशन अलग अलग दिया गया हो तो प्रथम वर्ष के कमीशन में 50% कटौती और नवीनीकरण के कमीशन पर 15% की दर से कटौती प्रदान की जाती है। यदि प्रथम वर्ष का कमीशन एवं नवीनीकरण का कमीशन अलग अलग नहीं दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में कमीशन संपूर्ण राशि पर 33.3% की दर से कटौती स्वीकृत की जाएगी। संपूर्ण कमीशन को बोनस कमीशन में बोनस कमीशन शामिल नहीं होगा। यद्यपि बोनस कमीशन भी करीब होता है, ये तथापि दोनों दशाओं में एडॉक कमीशन की राशि 20,000 रुपये से अधिक नहीं दी जाएगी। स्पष्टीकरण इसमें दिया गया है कि सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय बचत पत्र, अष्टम निगम, राष्ट्रीय बचत योजना, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस के आवर्ती जमा खाते, पोस्ट ऑफिस की मासिक आय खाता योजना एवं पोस्ट ऑफिस के सावधिक जमा खातों में जमा लाने वाले एजेंट्स को भी 60,000 रुपये से अधिक से कम कमीशन होने पर यदि विस्तृत लेखी नहीं रखते हैं तो 50% से एडॉक कमीशन कटौती प्रदान की जाती है। एडॉक कटौती संबंधी 20,000 की अधिकतम सीमा केवल जीवन बीमा से प्राप्त कमीशन पर लागू होती है। यदि कोई अभिकर्ता जीवन कमीशन के साथ ही सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड, UTI आदि से भी कमीशन प्राप्त करता है तो कुल मिलाकर 60,000 से अधिक नहीं हो तो प्राप्त कमीशन संबंधी अतिरिक्त छूट प्राप्त हो सकती है। इस अधिकतम छूट 30,000 तक प्रदान की जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो अलाउड एंड डिसअलाउड एक्सपेंसेस की जो चर्चा की है और जो विशेष आय इसमें जो कर योग्य हैं या जिनसे TDS की कटौती की जाती है, उनको किस प्रकार सकल बनाया जाता है और सकल आय को व्यापार से आय में शामिल किया जाता है, इस पर चर्चा की है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर सुनें, यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला। थैंक्स, धन्यवाद।